Hello students, we are going to start the new chapter, metals and non-metals. The topic that we are going to cover in this chapter is provided on your screen. Okay, first we will cover the intro part of this chapter, which will tell us what are metals and non-metals. It will help us to distinguish the elements and help them to classify elements whether are they metals or non-metals. Then we will study about their physical properties of metals and non-metals, then chemical properties of metals, then reactions of metals with air, water, acids, as well as reaction of metals with the solutions of other metal salts, then reactivity series. Next topic will be reaction of metals with non-metals. After that, we will cover ionic compounds and their properties. Then we will cover occurrence of metals, how metals get extracted from their ores, and which steps are involved for extracting metals from their ores. Important terms related with these things. And after that, the defining of metals, corrosion. The last topic of this chapter is process of the prevention of corrosion. Okay, so let's start. एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन मेटल्स और नॉन मेटल्स के तौर पे किया गया उनके प्रॉपर्टीज के आधार पे. ओके, कुछ एलिमेंट्स के एग्जांपल्स जो हैं वो आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर और कॉपर हो गए. नॉन मेटल्स के कुछ एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन हो गए. अगर इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज को पे हम लोग देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स का ये रहा. सबसे पहला लक्ष्य. मेटल्स का मेटल्स का सरफेस काफ़ी शाइन करता है, जबकि नॉन मेटल का सरफेस शाइन नहीं करता है. एक्सेप्शन आयोडीन है. अगली, हार्डनेस. मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं. सोडियम, लिथियम और पोटेशियम एक्सेप्शन है, जिसको नाइफ की मदद से काटा जा सकता है बिकॉज दे आर बहुत सॉफ्ट होते हैं. और नॉन मेटल्स की बात करें तो जनरली सॉफ्ट होते हैं, डायमंड को छोड़ करके. ये एक्सेप्शनल केस है, जो कि कार्बन का ही फॉर्म है, जो कि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस के तौर पे जाना जाता है. अगर मेटल्स नॉन मेटल्स की स्टेट की बात करें तो जनरली मेटल्स जो होते हैं सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. मर्क्यूरी एक्सेप्शन है, जो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड होता है. नॉन मेटल्स की बात करें तो जनरली ये सॉलिड और गैसेस फॉर्म में होते हैं. एक्सेप्शन ब्रोमीन है. मेलिएबिलिटी मेटल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें कि मेटल्स को थिन शीट्स में बीट करके चेंज किया जा सकता है. लाइक गोल्ड और सिल्वर जो हो गया ये सबसे मोस्ट मिलिएबल मेटल्स हैं, जबकि नॉन मेटल्स को नॉन मैलेबल होते हैं. मतलब इसको बीट करने पे तीन शीट्स में चेंज नहीं होगा, बल्कि ये टूट जाएगा. डक्टिलिटी की बात करें तो मेटल्स को थिन वायर्स में ड्रॉ किया जा सकता है, जबकि नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं. हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर की बात करें तो मेटल्स को जनरली माना जाता है कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स हैं. सिल्वर, कॉपर जो हो गए ये हीट के बेस्ट कंडक्टर्स हैं. लेड, मर्क्यूरी ये हीट के पुअर कंडक्टर माने जाते हैं. ठीक है. नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर है, ग्रेफाइट को छोड़ के, जो नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है. डेंसिटी की बात करें तो जनरली इनका डेंसिटी हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है. सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शन है. नॉन मेटल्स की बात करें तो इसका डेंसिटी काफ़ी लो होता है, इवन लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. सोनरस प्रॉपर्टी की बात करें तो मेटल को जब एक हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक कराया जाता है तो वो एक रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करता है, जबकि नॉन मेटल सोनरस नहीं होता है. मतलब इसको एक हार्ड स्टिक से स्ट्राइक करने के बावजूद भी वो साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है. ऑक्साइड की बात करें तो मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में, जबकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में. ओके, अब मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं. मेटल का जब एयर के साथ रिएक्शन होता है
तो मेटल्स जो होते हैं वो जनरली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मेटल ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, दैट इज मेटल प्लस ऑक्सीजन चेंजेस इनटू मेटल ऑक्साइड। इसके एग्जांपल्स जो होंगे, कॉपर और ऑक्सीजन को जब कंबाइन किया गया तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि जनरली ब्लैक इन कलर होता है। एल्यूमिनियम को जब ऑक्सीजन से कंबाइन किया गया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से कंबाइन कराया जाएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अलग अलग मेटल्स का रिएक्टिविटी जो है अलग अलग होता है ऑक्सीजन के साथ। लाइक सोडियम और पोटेशियम काफ़ी विगोरसली रिएक्ट करते हैं, मतलब कि इनमें तो फायर ही लग जाता है जब इसको खुले में छोड़ दिया जाता है। यही वजह है कि इसको केरोसिन में इमर्स करके रखा जाता है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड के जो सर्फेसेस जो होते हैं वो ऑक्साइड के पतले लेयर से कवर हो जाते हैं, जो उसको फर्दर ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट करता है। आयरन जो होता है वो हीट कर बर्न नहीं करता है, लेकिन आयरन फिलिंग्स जो होता है वो विगोरसली बर्न कर जाता है। कॉपर जो होता है वो बर्न नहीं करता है, लेकिन इसको कोटेड किया गया है ब्लैक कॉपर ऑक्साइड के साथ। गोल्ड और सिल्वर जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एम्फोथेरिक ऑक्साइड। कई ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड्स के साथ साथ बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। इसको एम्फोथेरिक ऑक्साइड कहते हैं। मतलब एम्फोथेरिक ऑक्साइड जो है वो बेस के जैसा और एसिड के जैसा दोनों जैसा बिहेव करता है। यहाँ पे कई मेटालिक ऑक्साइड वैसे हो गए जो बेसिस और एसिड दोनों के जैसा बिहेव करते हैं और इस प्रकार सॉल्ट और वाटर को प्रोड्यूस करते हैं। इनको एम्फोथेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन किया। इसी तरह अगेन यहाँ पे देखिए, ये सोडियम एल्यूमिनेट जो बना रहा है एल्यूमिनियम और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड रिएक्ट करके, यहाँ पे HCl जो है ये एसिड हो गया और ये हो गया बेस। मतलब रिएक्ट तो एक मेटल ऑक्साइड कर रहा है, मेटल ऑक्साइड एक बार एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है एज वेल एज वाटर का निर्माण कर रहा है। अगेन मेटल ऑक्साइड जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है यहाँ पे, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड नामक बेस के साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट का निर्माण कर रहा है और H2, जिसमें कि सोडियम एल्यूमिनेट जो है आपका सॉल्ट के जैसा बिहेव करता है। मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन। मेटल जब वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं, और यही मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। आई रिपीट वंस अगेन, मेटल जब वाटर के साथ कंबाइन करता है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करता है, और मेटल ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड जो बना ये अगेन वाटर के साथ जब कंबाइन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेटल्स के साथ रिएक्शन दिखाए गए हैं। जैसे सोडियम, यहाँ पे आप देख पाओगे कि ठंडे पानी के साथ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम रिएक्ट कर सकता है। स्टीम के साथ एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक रिएक्ट करता है। हॉट H2O के साथ भी मेटल्स का रिएक्शन होता है। अब ये कुछ वैसे मेटल्स हैं जिसका रिएक्शन होता ही नहीं है, लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का रिएक्शन वाटर के साथ नहीं होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है वो बबल्स के जैसे फ्लोट करता है H2 स्टिक में, जैसा कि उनके सरफेस पे हाइड्रोजन जो होता है वो चिपक जाता है। कुछ एग्जांपल्स हैं आप लोग देखते हैं। जैसे सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस हीट को रिलीज किया। उसी तरह कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 का फॉर्मेशन करता है। मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 का फॉर्मेशन किया। एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और H2 गैस का फॉर्मेशन किया। आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड और H2 गैस का फॉर्मेशन किया। अब मेटल्स का रिएक्शन एसिड के साथ देखते हैं। एसिड में भी डाइल्यूट एसिड का कंसिडरेशन करेंगे। मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और H2 गैस का फॉर्म करता है। लाइक कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी जो है ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है।
कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे शो किया गया, लाइक आयरन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन क्लोराइड और H2 गैस का फॉर्मेशन करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड और H2 का फॉर्मेशन करता है। जिंक अगेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड और H2 का फॉर्मेशन करता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड और H2 गैस का फॉर्मेशन करता है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, मेटल का रिएक्शन दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ। आई रिपीट, मेटल्स का रिएक्शन दूसरे मेटल के सॉल्यूशंस के साथ, सॉरी सॉल्ट मैंने बोल दिया था। फॉर एग्जांपल मेटल ए बी के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पे ए का सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाता है और बी सेपरेट हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि रिएक्टिव मेटल जो होता है लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया उसके कंपाउंड्स के सॉल्यूशन फॉर्म में। मतलब आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन किया और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। एक तरह का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। नाउ कमिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज जो हो गया वो मेटल्स का लिस्ट है जिसको उनके डिक्रीजिंग एक्टिविटीज के ऑर्डर में अरेंज किया गया है। इस फिगर को आप सामने देखें तो आप नोटिस करेंगे कि मोस्ट रिएक्टिव जो है, मतलब नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ अगर जाते हैं तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव AU, AG, HG, CU, H, PV, FE, ZN, AL, MG, CA, NA, K। मतलब मोस्ट रिएक्टिव यहाँ पे K है और लीस्ट रिएक्टिव यहाँ पे AU है। मतलब ऊपर से अगर नीचे जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी घट रहा है। ओके, ये सीरीज थोड़ा याद कर लेंगे आप लोग। मेटल्स का नॉन मेटल के साथ रिएक्शन। एलिमेंट्स का रिएक्टिविटी जो होता है वो अपनी टेंडेंसी को शो करता है ताकि वो एक completely filled वैलेंस सेल को अटेन कर सके। मेटल्स का एटम्स जो होता है वो अपने वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है ताकि वो कटायन का फॉर्मेशन कर सके। उसी तरह नॉन मेटल का एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है अपने वैलेंस सेल में ताकि वो अनायन का फॉर्मेशन कर सके। लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया गया है सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन का। सोडियम सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और कॉन्फ़िगरेशन 281 है। अब यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको ये लूज करना आसानी से लूज कर पाएगा, जिसकी वजह से ये लूज करके 28 ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से इस पे जो चार्ज डेवलप हुआ वो पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब सोडियम कैटायन की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 17 होता है। ये इसका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 7 है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पाने की वजह से इस पे एक नेगेटिव चार्ज बनता है। नाउ अब इसका चूंकि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चला गया तो जिसकी वजह से सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और क्लोरीन का। लेकिन चूंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खो रहा है तो सोडियम पे प्लस चार्ज बना और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन पा रहा है तो इस पे एक माइनस चार्ज डेवलप हुआ। ओके, नाउ कमिंग टू आयनिक कंपाउंड। ये वैसे कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉन्स के मतलब मेटल से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा फॉर्म करते हैं। मतलब एक मेटल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नॉन मेटल में होता है और उससे बनने वाला जो कंपाउंड होता है उसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज क्या है? अगर फिजिकल नेचर की बात करें तो जनरली ये सॉलिड और हार्ड होते हैं, इवन ब्रिटल भी होते हैं, मतलब टूट सकते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका काफ़ी हाई होता है। जनरली वाटर में सॉल्युबल होते हैं और केरोसिन पेट्रोल जैसे सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं मॉर्टन और सॉल्यूशन फॉर्म में, ना कि सॉलिड स्टेट में। अगला टॉपिक हमारा है अकरेंस ऑफ मेटल्स। देखिए, मिनरल्स
The elements or compounds which occur naturally in the earth crust are called mineral. वैसे एलिमेंट और कंपाउंड जो अर्थ के क्रस्ट में नेचुरली अकर करते हैं उनको मिनरल्स कहा जाता है. Now ores, minerals that contain very high percentage of particular metal and the metal can be profitably extracted from it. Such minerals are called ores. मिनरल्स जिसमें हाई परसेंटेज में किसी पर्टिकुलर मेटल का एक्सट्रैक्ट मौजूद होता है और वो मेटल को वहाँ से प्रॉफिटेबल पर्पज से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इस तरह के मिनरल्स को भी ओर्स कहा जाता है. ओर से मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है? सबसे पहला स्टेप जो है ओर्स का एनरिचमेंट, देन सेकंड स्टेप मेटल का एक्सट्रैक्शन, थर्ड स्टेप रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स. लाइक देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ हाई रिएक्टिविटी का मेटल जो होता है उसका मॉर्टन और का इलेक्ट्रोलाइसिस करके प्योर मेटल को ऑब्टेन किया जाता है. मीडियम रिएक्टिविटी की मेटल्स जो होती है उसके कार्बोनेट और सल्फाइड और अगर हों तो कार्बोनेट और लाइक ZnCO3 लिमिटेड एयर में इसका कैल्सिनेशन होता है. सल्फाइड और लाइक सिल्वर जिंक सल्फाइड जो है एक्सेस एयर में इसको रोस्ट किया जाता है. फिर मेटल का ऑक्साइड्स मिलता है, मेटल को रिड्यूस किया जाता है, तब जाकर मेटल का प्योरिफिकेशन होता है. लो रिएक्टिविटी की मेटल्स की अगर बात करें लाइक सल्फाइड ओर्स, इनका रोस्टिंग करते हैं, फिर मेटल मिलता है उसको रिफाइन कर देते हैं. ओके स्टेप्स ओर से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो देखिए. गैंग, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, रिडक्शन. अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ये चार टर्म्स है इसको हम लोग समझ लेते हैं. सबसे पहला टर्म गैंग. Ores are usually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand, etc. called gang. देखिए ores में बड़े मात्रा में impurities मौजूद होते हैं लाइक soil, sand, ये सब, इन्हीं को gang बोला जाता है. Roasting. The sulfide ores are converted into oxides by heating strongly in the presence of excess air. This process is called roasting. सल्फाइड ओर्स जो होता है उसको ऑक्साइड में बदला जाता है एक्सेस एयर की प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करते हुए. इस प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं, यानी जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बहुत खतरनाक तरीका से हीट किया जा रहा है. यहाँ पे हीट जो लिख गया है ये एरो हेड के ऊपर में हीट है, कंफ्यूज नहीं होंगे. तो ये जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. आफ्टर दैट कैल्सिनेशन. The carbonate ores are changed into oxides by heating strongly in limited air. This process is called calcination. Calcination basically carbonate ores भी होता है और roasting जो है सल्फाइड ores एक्ट करता है. याद रखना है roasting सल्फाइड ores के लिए, कैल्सिनेशन कार्बोनेट ores के लिए. तो कार्बोनेट ores जो होते हैं वो ऑक्साइड में चेंज कैसे होते हैं, उसको लिमिटेड एयर में हीट किया जाता है, स्ट्रांगली हीट किया जाता है. जबकि रोस्टिंग में क्या था कि एक्सेस एयर के मौजूदगी में उसको स्ट्रॉन्ग मतलब सल्फाइड ओर्स को स्ट्रॉन्ग किया जाता था. और कैल्सिनेशन में क्या है, लिमिटेड एयर की मौजूदगी में कार्बोनेट एयर्स को स्ट्रॉन्गली हीट किया जाता है. अब जैसे कैल्सिनेशन का यहाँ पे एग्जांपल है, ZnCO3 को जब हीट किया गया तो ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया. आफ्टर दैट रिडक्शन. मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस किया जाता है उनके कॉरस्पॉन्डिंग मेटल में रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन का यूज़ करते हुए. जैसे जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया गया तो ये जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में चेंज हो गया, जिससे हमें जिंक तो मिल गया. तो पहला ये चीज़ था. अब हम लोग मेटल्स का रिफाइनिंग समझते हैं. द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्रूव मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. देखिए सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला जो तरीका है मेटल को मतलब इम्प्योर मेटल को रिफाइन करने का वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है. जैसे यहाँ पे आपके सामने एक फोटो दिख रहा होगा. इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे कि दो रॉड्स प्रोवाइड किए गए हैं, एक कैथोड है और एक एनोड है, और इसके अंदर में सॉल्यूशंस डाल दिया गया है.
एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है। एनोड पे इम्प्योर कॉपर होता है और कैथोड जो होता है वो प्योर कॉपर का स्ट्रिप है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब यहाँ पे एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ पे है। इलेक्ट्रोलाइट एक तरह का सॉल्यूशन है और यहाँ पे जिस सॉल्यूशन का यूज किया गया है वो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट है। नाउ प्रोसेस समझे। On passing the current through electrolyte, the impure metal from anode dissolves into the electrolyte. जब इलेक्ट्रोलाइट के तहत करंट पास कराया जाता है तो एनोड से इम्प्योर मेटल जो होता है वो डिसॉल्व कर जाता है इलेक्ट्रोलाइट में। An equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited at the cathode. प्योर मेटल का उतना ही मात्रा जो है इलेक्ट्रोलाइट से वो कैथोड पे इकट्ठा हो जाता है। The insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and is called anode mud. Impure ये insoluble impurities जो है वो एनोड के निचले हिस्से पे जाके बैठ जाता है और इसको एनोड मड कहते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे impurities के पास एनोड मड यहाँ पे जो लिखा हुआ है। नाउ यही प्रोसेस इसमें ओवरऑल होता है। corrosion. The surface of some metals get corroded when they are exposed to moist air for a long period of time. This is called corrosion. कुछ मेटल का सरफेस जो होता है वो कोरोड कर जाता है जब उसको एक लंबे समय के लिए मॉइस्ट एयर में एक्सपोज करके रखा जाता है। इसको हम लोग कोरोजन बोलते हैं। इसका एग्जांपल्स हो गया लाइक सिल्वर ब्लैक हो जाता है जब उसको एयर में एक्सपोज किया जाता है, जैसा कि एयर जो है वो इसके साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड के कोटिंग का निर्माण कर देता है। उसी तरह कॉपर जो है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में मौजूद होता है उसके साथ रिएक्ट करता है और कॉपर कार्बोनेट की एक ग्रीन कोट को वो बना लेता है। आयरन when exposed to moist air acquires a coating of a brown flaky substance called rust. आयरन को जब मॉइस्ट एयर में एक्सपोज किया जाता है तो इस पे एक ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस की कोटिंग बन जाती है जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं। नाउ कोरोजन का प्रिवेंशन कैसे होता है? The rusting of iron can be prevented by painting, oiling, greasing, galvanizing, chrome plating, anodizing और making alloys. आयरन का रस्टिंग जो है कई तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है लाइक पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और alloys बनाते हुए। Galvanization, it is a method of protecting steel and iron from rusting by coating them with a thin layer of zinc. गैल्वनाइजेशन के बारे में बताया गया कि ये वो मेथड है जिसमें और स्टील को और आयरन को प्रोटेक्ट किया जाता है रस्टिंग से। कैसे किया जाता है? उस पे जिंक के एक पतले से लेयर को कोट करते हुए। नाउ alloy. An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or a metal and non-metal. alloy एक तरह का homogeneous mixture है दो या दो से ज़्यादा metals का या फिर एक metal और एक non-metal को mix करके alloy का formation करते हैं। alloy के example iron mixed with a small amount of carbon becomes hard and strong. देखिए आयरन को कार्बन के स्मॉल अमाउंट के साथ मिक्स किया जाता है ताकि वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाए। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देख लें स्टील का फॉर्मेशन आयरन प्लस निकल और क्रोमियम के साथ होता है। ब्रास का फॉर्मेशन कॉपर और जिंक को कंबाइन करने से होता है। ब्रॉन्ज का फॉर्मेशन कॉपर और टिन को कंबाइन करने से होता है। सोडियम का फॉर्मेशन लेड और टिन को कंबाइन करने से होता है। और एमालगम का फॉर्मेशन तब होता है अगर उसका एक मेटल मर्क्यूरी हो तो। ओके स्टूडेंट,